हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं आपके सेमेस्टर वन माइक्रो वन का पेपर का, वो डिस्कस करने वाले हैं। मतलब लास्ट क्लास अगर आपको याद हो, आपने देखा है तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर थ्री तक डिस्कस किया है। ठीक है। सो सिंस लास्ट क्लास में थोड़ा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, स्टेबल नहीं था बेसिकली, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मैं। तो बाइट भी मैं पेन का यूज कम करूँ, बट स्टिल क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग मैंने सॉल्यूशंस बना रखे हैं, तो पेन का ज्यादा यूज भी नहीं होगा। बट देखते हैं। सो अगेन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आपके 2024, जो कि मेनली 2025 में पेपर हुआ था जनवरी के महीने में, माइक्रो का पेपर है, सेमेस्टर वन। ओके। क्वेश्चन तीन क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 54 मार्क्स का, 18 मार्क्स एच। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपको क्लास तभी समझ में आएगा, पास्ट ईयर तभी समझ में आएगा जब आपको कंसेप्ट आता हो, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट तो बताऊंगी नहीं, मतलब कंसेप्ट को डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। मैं बेसिकली जो कंसेप्ट आपने सीखा है उस पे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे, कितना हमें लिखना, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है, इज इट पॉसिबल फॉर अ रिडक्शन इन टैक्स रेट टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्टेड एंड रिड्यूस द डेडवेट लॉस। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद देखना ही आंसर क्या होगा। 6 नंबर में पूछा गया आपसे, ठीक है, और बोला ग्राफ से बताओ। कहता है कि एक बात बताओ, टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है टैक्स। और टैक्स लेने के बाद रेवेन्यू किसको होगा? गवर्नमेंट को ही होगा, टैक्स रेवेन्यू। तो ये बेसिकली टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा है। कहता अगर ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। आपने देखा होगा, चार पांच डायग्राम आप बनाते थे। आप कहते थे कि एक टाइम पे गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स ले रही थी, सो डैट की मार्केट में क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड होता था और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वो बहुत कम होती थी। तो अगर इनिशियली टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, तो उस टाइम पे क्वांटिटी मार्केट में बहुत कम ट्रेड होगी। तो उस समय पे अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम करती है तो क्वांटिटी ट्रेड बढ़ेगा और जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। तो ये पॉसिबल है, गवर्नमेंट टैक्स को कम करके भी अपने रेवेन्यू को, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, अगर इनिशियल टैक्स बहुत ज्यादा हाई है तो। और इस चीज को कौन सा कर बताता था, रिप्रेजेंट करता था? याद करो थोड़ा सा, अगर आपको याद है तो कंसेप्ट याद करो। लेफर कर। याद है लेफर कर आपने पढ़ा था? आप क्या बोलते थे? इनिशियली टैक्स के बढ़ने पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती थी, आप बोलते थे एक्स एक्सिस पे टैक्स रेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, और कुछ इस तरीके से कर बनता था कि इनिशियली टैक्स के बढ़ने पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती थी, एक टाइम पे मैक्सिमम होता था, और उसके बाद अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम होती रहती थी। इट मीन व्हाट, कि बहुत ज्यादा टैक्स पे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू भी बहुत कम होगी, तो टैक्स कम करके वो अपनी रेवेन्यू को फिर बढ़ा सकता है ना। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है लेफर को। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत को अपना बचाया है, क्योंकि मैं ना बेसिकली डायग्राम आपको डायरेक्टली बुक से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने लिखा नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके। सो फोर का ए पार्ट दिख रहा है। मैंने बोला कि यस, रिडक्शन इन द टैक्स रेट कैन इंक्रीज in tax revenue and reduces the derivative loss if the initial tax rate is very high. This idea is shown by the Laffer curve, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को क्या है पता है। ठीक है, पढ़े इसको। तो कुछ इस तरीके से ये फिगर आपको ना, ये जो आपके पास मैनिक्यू है, इस मैनिक्यू बुक से ये जो आपको दिख रहा है फिगर 6 पॉइंट, मतलब फिगर 6 के अंदर में, ये सारे आप डायग्राम्स बनाकर, मतलब इस तरीके से पैनल वाइज डायग्राम बनाकर शो कर सकते हो कि इस हमारे पास पैनल वन है। जब गवर्नमेंट टैक्स इतना लेती है तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू देखो ये है। जब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू ये है। और गवर्नमेंट ने कुछ इतना टैक्स बढ़ा दिया कि क्वांटिटी इतना कम हो गया कि गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो अगर इस सिनारियो में गवर्नमेंट है, मतलब अगर गवर्नमेंट इनिशियली लार्ज टैक्स ले रही है, तो उसको थोड़ा कम करके मीडियम पे लाकर वो अपने रेवेन्यू में क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। क्लियर है? और इसी चीज को क्या कर रहा है लेफर कर्व, नीचे आपको शो कर रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे पास लेफर कर्व, ये वाला, जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टैक्स साइज बढ़ रहा है, इनिशियली तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है, और उसके बाद फिर क्या हो रही है, ये फॉल हो रही है। इस लेफर कर्व को मैंने एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी आप लोगों को क्लास में समझाया, अगर आपको याद हो तो बस आपको यही एक्सप्लेन करना है, लेफर कर्व लिखकर ये जो पैनल आपको दिख रहे होंगे, मतलब पैनल वाइज पैनल आपको ये शो कर देना। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर मैं रीड करके आप लोगों को समझाऊं, तो क्या बोला गया, द डेरिवेट लॉस इज रिडक्शन इन टोटल सरप्लस ड्यू टू द टैक्स। Tax revenue is the amount of the tax multiplied by the amount of the goods sold. Very good. In a panel one, a small tax has a small derivative loss
एंड रेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। पैनल वन में बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को रेज किया जा रहा है। फिर इन अ पैनल बी और समवॉट लार्ज टैक्स हैज अ लार्ज डेडवेट लॉस ज्यादा है, but because it is reduced a size of the market so much the tax raises only a small amount of revenue। फिर रेवेन्यू अच्छी हो गया, कम हो गया थोड़ा। फिर आई थिंक पैनल बी है ना, सॉरी पैनल बी को मैंने आगे लिखता हूँ मैं, पैनल बी यहाँ पे मैंने पैनल सी बता दिया। तो पैनल बी में क्या कहता है कि a somewhat large tax has large debt loss and raise the large amount of revenue, और वहां पे रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है। बट इन पैनल सी a very large tax has a very large debt loss, but because it has reduced the size of the market so much the tax raises only a small amount of revenue। इसका मतलब क्या है, डेबिट लॉस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम हो गई है। और पैनल डी एंड ई में इसी चीज को बेसिकली रेफर करके हेल्प से समझाया गया। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट बहुत बड़ा टैक्स ले रही है तो देखो ये है डेबिट लॉस और ये है बस रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट लार्ज टैक्स से थोड़ा कम मीडियम पे लेके आएगी तो देखो डेबिट लॉस भी कम हो गया और गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गई है। तो यही चीज तो पूछा गया था, यस ये पॉसिबल है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में, देखते हैं क्या बोला गया है। तो बी पार्ट की तरफ जाने से पहले अगर मैं, इरेजर कहाँ है भाई इसमें, ये है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखते हैं पहले बी पार्ट किधर है 4 का। ये पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर 10 था, तो पेज नंबर 11 में इसका बी पार्ट होगा। पेज नंबर 11 ये रहा। चलिए देखते हैं बी पार्ट एंड सी पार्ट में क्या बोला गया। अगर आप बी पार्ट को देखोगे क्या कहता है कि इफ द मार्केट ऑफ अ शुगर हैज वेरी इलास्टिक सप्लाई, तो कहने का मतलब क्या है, सप्लाई इलास्टिक है एंड वेरी इन इलास्टिक डिमांड, और डिमांड इन इलास्टिक है। तो डिमांड इन इलास्टिक का मतलब कंज्यूमर को किसी भी प्राइस पे वो अपने क्वांटिटी को कम नहीं कर सकता, और सप्लाई इलास्टिक का मतलब प्रोड्यूसर के पास इजीली वो अपने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को ऊपर नीचे कर सकता है, यही बात है। हाउ वुड द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन शेयर बी शेयर बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो जो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स का बर्डन जो है प्रोड्यूसर एंड सेलर पे, मतलब सॉरी सेलर एंड बायर पे किस तरीके से शेयर होगा। जैसा कि आपको जब आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट चाहे टैक्स इम्पोज करे सेलर पे चाहे इम्पोज करे बायर पे, तो टैक्स का बर्डन है वो बायर और सेलर दोनों पे क्या होता है, डिवाइड होता है। और इनफैक्ट किसको कितना बर्डन होगा वो डिपेंड करता था इलास्टिसिटी के ऊपर में, याद आ रहा है। इसी चीज को यहाँ पे आपको शो करना है। तो देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन वाले पीडीएफ में जाते हैं, ये रहा 4 का बी पार्ट। तो मैंने थोड़ा एग्जांपल, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं किया है, मतलब डायग्राम बेसिकली बनाया है। डायग्राम अगर आप देखोगे तो देखिए मैंने बोला ये रहा क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, और ये रहा लेट अस सपोज प्राइस। तो डिमांड कर को मैंने बनाया इन इलास्टिक और सप्लाई कर को रिलेटिवली इलास्टिक, क्लियर है। टैक्स साइज कुछ इस तरीके से शो करते हैं, बेसिक क्लास में आप लोगों को मैंने कराया था। साफ साफ मेरे को क्या दिख रहा है, ये जो टैक्स साइज है ये है प्राइस पेड बाय द बायर और ये है प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। इनिशियली जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था डिमांड एंड सप्लाई को मिलाकर वो ये दिख रहा होगा आपको पी, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, टैक्स इनिशियली जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो पी था, टैक्स लगने के बाद जो प्राइस पे करना पड़ रहा है बायर को ये करना पड़ रहा है, और प्राइस जो रिसीव हो रहा है सेलर को वो नीचे वाला मिल रहा है। इट मीन सेलर को बस इतने का बर्डन पड़ा और बायर को इतने का बर्डन पड़ा। तो सिंस डिमांड इनइलास्टिक है तो इट मीन्स कि ज्यादा बर्डन किसको पड़ेगा, बायर को पड़ेगा। अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए। चलिए बोला when the government imposes tax either on buyer or seller the tax burden will distributed between the both। आपको पता है burden on tax depends on the elasticity of demand and supply। in fact there is an inverse relationship between burden, tax burden and elasticity। when demand is very inelastic buyer cannot easily reduce the quantity demanded when price rises, and supplier can easily switch if supply is very elastic। so after tax on sugar buyer bear most of the tax burden in the form of much higher price, and producer or you can say seller bear very little of the tax burden। so buyer जो है ज्यादा टैक्स बर्डन पे करेगा, जिससे कि वो किस तरीके से टैक्स ज्यादा उसको मिल रहा है, मतलब पे बर्डन पड़ रहा है क्योंकि प्राइस जो है मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो हायर प्राइस के क्रॉसपॉन्ड में, और सेलर को थोड़ा कम बर्डन पड़ेगा। बस इसी चीज को आपको लिखना था और डायग्रामेटिकली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए सो 4 का सी पार्ट देखे क्या है, ये रहा 4 का सी पार्ट, ये भी 4। अच्छा ये अभी जो क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स में पूछा गया था, पहले वाला 4 का ए पार्ट 6 मार्क्स में, ये 4 मार्क्स में। आराम से इतना आप जितना मैंने लिखा उतना लिखोगे 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, कहता है ड्रॉ अ बजट कंस्ट्रेंट एंड इंडिफरेंस कर्व फॉर अ बर्गर एंड सोडा। ओके, एक
एक गुड है बर्गर, एक है सोडा, आप इसका बजट कंसेंट और इंडिफरेंस का बनाइए। अज्यूमिंग बोथ आर नॉर्मल गुड्स, दोनों के दोनों नॉर्मल गुड्स है, तो व्हाट हैपन टू दी बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूमर ऑप्टिमम, ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस। अगर बर्गर का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा? इन योर डायग्राम डिकम्पोज द चेंज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कहने का मतलब ये है, आपको बाय यूजिंग बेसिकली, अगर मान लेते हैं बर्गर का प्राइस बढ़ जाता है तो बजट कंस्ट्रेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप शो करो, कंज्यूमर के ऑप्टिमल पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसको आप ब्रेक करो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे। याद करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता था कि अगर किसी सामान का दाम कम होता है तो वो सामान आपके लिए रिलेटिवली सस्ता होगा, तो उसकी आप डिमांड बढ़ा दो और सामने वाले को कम कर दो। क्लियर है? और अगर किसी चीज का सामान बढ़ता है तो वो सामान आपके लिए महंगा होगा, तो उसकी डिमांड को कम कर दो और सामने वाले गुड्स की डिमांड को बढ़ा दो। ये कहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट कहता है कि सिंस अगर किसी सामान का प्राइस कम होता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स के सामान को बढ़ा दो। अगर किसी चीज का सामान का प्राइस बढ़ता है तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, और अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो आप सामान नॉर्मल गुड्स के डिमांड को कम कर दो। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ा दो, परचेजिंग पावर कम होती है तो डिमांड कम कर दो। ये कौन बोलेगा? इनकम इफेक्ट। ये कौन बोलेगा? सब्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा? जो सामान सस्ता है उसका डिमांड बढ़ा दो, जो सामान महंगा होगा उसका डिमांड कम कर दो। यही दोनों इफेक्ट है ना? क्लियर है? एक बात बताओ, अगर बर्गर का प्राइस बढ़ा है, बर्गर का प्राइस बढ़ा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहेगा? बर्गर के डिमांड को कम कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहेगा? सिंस बर्गर का प्राइस बढ़ा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेगा कि आप क्या करो, बर्गर के डिमांड को कम कर दो क्योंकि ये महंगा हो गया है, और सोडा के डिमांड को बढ़ा दो। क्लियर है? इनकम इफेक्ट क्या कहेगा? इनकम इफेक्ट ये कहेगा कि सिंस, एक बात बताओ, अगर बर्गर का प्राइस बढ़ गया है तो आप अपने टोटल मनी इनकम से कम बर्गर कम सोडा ले सकोगे। मतलब किसी भी सामान का प्राइस बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम होती है ना, तो सिंस आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है तो नॉर्मल गुड्स को क्या करो, मनी इनकम, बेसिकली इनकम क्या कहता है, अगर आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर दो। और बर्गर और सोडा दोनों ही नॉर्मल गुड्स है, तो इनकम इफेक्ट क्या कहेगा? आप बर्गर के भी डिमांड को कम कर दो और सोडा के डिमांड को भी कम कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है बर्गर को कम करो सोडा बढ़ाओ, इनकम इफेक्ट कहता है बर्गर को कम करो सोडा को भी कम करो। दोनों ही इफेक्ट जो है बर्गर को तो कम कर रहा है, तो फाइनल जो टोटल इफेक्ट होगा, टोटल इफेक्ट में बर्गर तो डेफिनेटली कम होगा, श्योर है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी कहता है कम करो, इनकम भी कहता है कम करो। लेकिन सोडा, ये कम भी हो सकता है, मतलब टोटल इफेक्ट जो आएगा इसका नेट चेंज जो आएगा, तो सोडा में नेट चेंज जो आएगा वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है। ये एम्बिजियस है, एम्बिजियस बेसिकली ये राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है, रिमेन सेम भी रह सकता है, क्योंकि नेट चेंज नहीं बता सकते ना। बट बर्गर डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा, ये बात तो फिक्स है। आप इसी चीज को बोला गया डायग्राम पे भी शो करो और आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो पहले मैं डायग्राम पे जाने के लिए, तो क्वेश्चन के आंसर को जाने के लिए पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया, उससे क्या होगा ये समझ में आ गया, और फाइनल आंसर में मेरा बर्गर कम हो रहा है डेफिनेटली, बट सोडा पे हम लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे, वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और रिमेन सेम भी रह सकता है। चलिए आगे सॉल्यूशन पे देख, ये हमारे पास है सॉल्यूशन। चलिए इसको जब डायग्राम आई थिंक पीडीएफ मिलेगा ना, मैं आपको समझाता हूँ पीडीएफ में क्या हुआ है, बट देखते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज पीबी इज द प्राइस ऑफ बर्गर, ठीक है, पीएस इज द प्राइस ऑफ सोडा, एंड इनिशियल कंज्यूमर का मनी इनकम क्या है? एम है। तो इनिशियल बजट लाइन क्या होगा? मैंने इस वाले डायग्राम में ना, ये देखो, ये जो रेड कलर का ए बी डायग्राम होगा वो होगा मेरा इनिशियल बजट लाइन। जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये पूरा अच्छे तरीके से दिखेगा। बाकी मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको जूमिंग कम करते हैं। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, बट विजिबिलिटी, बट मैं बोल रहा हूँ चेक कीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर पीडीएफ आपके पास है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप चेक करो। तो कहता है मेरे पास ना जो बजट लाइन है इनिशियली वो ये है। ओके, सो मैं डायग्राम आप लोगों के लिए ना फिर से बनाता हूँ। ये डायग्राम कैसे है वो समझाता हूँ आपको। मैंने बोला कि देखो, ये बर्गर है, ये सोडा है, दिस इज माई इनिशियल बजट लाइन, दैट इज ए बी। क्लियर? अब इस ए बी पे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आ रहा हो, किसी वजह से क्या हुआ, प्राइस ऑफ बर्गर इंक्रीज कर गया। अब प्राइस ऑफ बर्गर इंक्रीज कर गया, एक बात बताओ,
अगर मैं एबी वाले बजट लाइन की बात करूं तो एबी वाले बजट लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर प्राइस ऑफ बर्गर पीबी है, प्राइस ऑफ सोडा पीएस है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा पहले इरेज करें। स्लोप ऑफ एबी बजट लाइन क्या होगा? पीबी अपॉन में पीएस। तो जो इस एबी वाले बजट लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। और जो नया वाला बजट लाइन बनेगा वो डेफिनेटली क्या बनेगा? रिलेटिवली स्टीपर। क्यों बनेगा? क्योंकि पीबी बढ़ गया। पीबी बढ़ गया तो मैंने नया वाला बजट लाइन जो बनाया है वो बनाया है कुछ इस तरीके से। अगर मैं कलर चेंज कर सकूं, रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला ए बी डैश, ऐसा ही होगा। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा। तो मैंने बोला ये नया वाला है, इस पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अब कहता है कि जो बेसिकली मान लेते हैं, पहले मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे लेता था, पहले मैं इतना बर्गर इतना सोडा लेता था। अब मान लेते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, मैं बर्गर मैंने कम कर दिया, सोडा भी कम कर दिया, लेट अस सपोज। तो मैंने जो ये बताया ये तो नेट चेंज बताया ना, बट मेरे को ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक भी तो करना है। तो ब्रेक कैसे करते हैं वैसे ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ इस चीज को, ब्रेक करने का तरीका। पेपर में आप, अरे यार ये तो सब रिमूव हो गया। तो पेपर में कैसे आप बनाओगे, देखिएगा। चलो लेट अस सपोज ये डायग्राम था जिसमें ये ए बी बजट लाइन था इनिशियली। मैंने बोला बाद में फाइनल बजट लाइन जो होगा वो ए बी डैश होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं, सिंस कंज्यूमर का जो है प्राइस बढ़ने के वजह से, जो बेसिकली बर्गर का जो प्राइस बढ़ा, तो जो नया स्लोप बनेगा बजट लाइन का वो डेफिनेटली क्या होगा? स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन। उसका नाम अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सपोज ए बी डैश, तो नाम भी दे दो ए बी डैश। वो क्या होगा? पीबी डैश अपॉन में पीएस। और सिंस न्यूमरेटर बढ़ा है, अगर न्यूमरेटर बढ़ा है तो इट मींस ओवरऑल स्लोप बढ़ेगी, और स्लोप बढ़ेगी तो डायग्राम रिलेटिवली स्टीपर बनेगा, जो कि बन भी रहा है। इसकी बात समझ में आ गई? कहते हैं बिल्कुल सही। मैं क्या करूं, कंज्यूमर को ना, कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को भी रिमूव करके मैं ये कहना चाहता हूँ, कंज्यूमर जो पुराना बंडल जितना पहले लेता था उतना ही बंडल ले सके। मान लेते हैं कंज्यूमर ना पुराना इतना लेता था बंडल, ये ई वाला, मतलब इनिशियली E1 इज द कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम था तो कहने का मतलब ये इतना बी लेता था और इतना ये सोडा लेता था, एस लेता था। मैंने बोला कि अब सिंस ऐसा करो, प्राइस जो है बायर का जो सिंस, सॉरी बर्गर का जो प्राइस बढ़ा है ना, तो कंज्यूमर अब जो है इस ई पॉइंट को तो नहीं ले पाएगा। ई पॉइंट को नहीं ले पाएगा ना। अगर मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए, सिंपल सी लैंग्वेज समझो, मेरे पास 100 रुपए है, प्राइस ऑफ बर्गर है मान लेते हैं 10 का, और या प्राइस ऑफ बर्गर है 20, प्राइस ऑफ सोडा है 10। तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले ना 3 बर्गर लेता था, और 3 बर्गर में 60, और 4 पीस लेता था मैं सोडा। क्लियर है? अब तो अब किसी वजह से प्राइस ऑफ बर्गर ना वो 20 से 40 हो गया। तो क्या मैं ये ऊपर वाला ले सकूंगा? बंडल नहीं लगूंगा ना। ऊपर वाले बंडल के लिए मेरे को 40 से 120 तो बर्गर का ही देना पड़ेगा, और मेरे पास मनी इनकम तो 100 रुपए ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर को इतना अमाउंट दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, सो डेट कि पुराना वाला इवन बंडल ले सके। पुराना वाला क्या करे, इवन बंडल ले सके। तो मान लेते हैं पुराना वाला इवन बंडल लेने के लिए, मतलब 3,4, इस बंडल को लेने के लिए आज कंज्यूमर को कितना पैसा चाहिए? 40 इंटू में 30, मतलब क्योंकि बर्गर 40 का देता है तो 40 इंटू में 30, 120 रुपए चाहिए बर्गर के लिए। प्लस 4, सोडा है तो 4 इंटू में 10, 40 चाहिए सोडा के लिए, तो 160 रुपए चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग से कंज्यूमर को मनी, कंज्यूमर की मनी की 100 थी, मैंने उसको 60 रुपए दे दिए। क्या कर दिए? मैंने 60 रुपए दे दिए, तो उसका अब कितना पैसा हुआ? 160 हो गया। ठीक है। तो मैंने बोला एक नया बजट लाइन बनाओ, जहां पे प्राइस जो बर्गर का होगा वो नया वाला होगा पीबी डैश, सोडा का प्राइस सेम रहेगा बट मनी इनकम चेंज रहेगा, दैट इज 160 वाला। तो ये बेसिकली वो नया वाला बजट लाइन दैट इज शिफ्टेड। तो एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि नए वाले बजट लाइन पे अगर कंज्यूमर पुराना वाला बंडल ले सकता है एट मनी इनकम 160 पे, जो भी बजट लाइन बनेगा वो अगर कंज्यूमर पुराना वाला बंडल ले सकता है, तो डेफिनेटली नया वाला बजट लाइन इस इवन पॉइंट को होता हुआ पास करेगा। इवन पॉइंट को होता हुआ पास करेगा, साथ साथ में जो ये ए बी डैश है उस ए बी डैश से पैरेलल भी होगा। अब ए बी डैश से पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि नया वाला बजट लाइन का जब स्लोप आप निकालोगे इसका, इसका भी स्लोप क्या आएगा? पीबी डैश अपॉन में पीएस। और ये ए बी डैश का भी स्लोप क्या था? पीबी डैश अपॉन में पीएस।
तो ए बी डैश और जो ये वाला बजट लाइन है ये आपस में पैरेलल होंगे। बस इसमें मनी इनकम ज्यादा है क्योंकि मैंने कंज्यूमर को 60 रुपए अपने तरफ से दिए थे। तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कंज्यूमर का परचेजिंग पावर को सेम रखा है। जो कंज्यूमर पहले 3,4 बंडल लेता था आज वो 3,4 ही बंडल ले रहा है, तो मैं कंज्यूमर के मैंने परचेजिंग पावर को सेम रखा है। और अगर मैं कंज्यूमर का परचेजिंग पावर को सेम रखता हूं तो अब जो भी कंज्यूमर डिसीजन लेगा वो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। क्योंकि इनकम इफेक्ट तब लगेगा ना जब परचेजिंग पावर ऊपर नीचे होगा। तो मैंने उसको 60 रुपए देके उसके परचेजिंग पावर को सेम रखा। अब जो भी इफेक्ट लगेगा वो उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था, बर्गर के डिमांड को कम कर दो और सोडा को बढ़ा दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस वाले बजट लाइन पे जो नया इक्विलिब्रियम आएगा, ये कहीं ना कहीं E1 से ऊपर कुछ E2 आएगा, जहां पे बर्गर को मैंने कम किया B1 से B डैश और सोडा को बढ़ा दिया S डैश। तो इतना जो डिफरेंस आएगा दिस इज नथिंग बट अ माइनस का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है। कहता है कि चलो ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डाल दिया, लेकिन जो 160 रुपए सामने वाले को दे रहे हो ये फ्री में तो नहीं दे सकते ना। तो मैंने बोला फ्री में मैंने दिया नहीं है, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए उसको दिया है। अब मैं इससे ये 160 रुपए छीन लूंगा। अब जैसे इससे 160 रुपए छीन लूंगा और मनी इनकम इसकी 100 रहेगी तो ये अब ए बी डैश पे पहुंच जाएगा। अब ए बी डैश पे सिंस 160 रुपए में 60 मैंने छीन लिया तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो कंज्यूमर क्या करेगा, सोडा के भी कोई कम कर देगा और बर्गर को भी कम कर देगा। और जो ये ए बी डैश पे जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो किसी पॉइंट ऐसे पॉइंट पे आएंगे जहां पे सोडा को भी कम करना है और बर्गर को भी कम करना है। बर्गर तो डेफिनेटली कम होगा, तो बी डबल डैश से पहुंचेंगे तो ये जो बचा हुआ है वो इनकम इफेक्ट होगा। और सोडा इतना हो सकता है कि पहले वाले इक्विलिब्रियम से भी कम हो जाए या हो सकता है इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करे। समझ रहे हो। अच्छा थोड़ा सा अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या मैं इसके लिए अलग से दे दूंगा। मतलब अगर आपको क्लास देखा है आपने तब तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बट मैंने यहाँ डायग्राम में ना एक एक्स्ट्रा चीज स्लट्सकी वाले कंसेप्ट को यूज किया है। दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना वो फिलहाल के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं जब बढ़िया से वीडियो दे दूंगा ना आपको तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। जो पेड बच्चे जिन्होंने एक्सेस ऑलरेडी ले रखा है वो मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं उसको दे दूंगा वीडियो। अच्छा कहता है सर कुछ बच्चे ना, सर इसको तो हम लोग इस तरीके से भी सीखे हैं हिक्स की तरह, या आपने अगर थोड़ा आपको पता हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोलते थे कि मान लेते हैं ये बर्गर है, ये सोडा है, ये इनिशियल है, मान लेते हैं ए बी। तो कोई इक्विलिब्रियम आ रहा होगा तो ए बी इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम। ये ए बी डैश है तो इस पे भी कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, तो इस ए बी डैश से ना पैरेलल एक लाइन ऐसे से बनाते हैं। और एक बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, आ, दूसरे पेंसिल क्रॉप में। अब मैं एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा बढ़ाते हुए। तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम तो इनिशियल वाला है। अब ये वाला इंडिफरेंस कर्व और ये डॉटेड वाला लाइन जो है इस वाले पे जहां पे ये कट कर रहा होगा टेंजेंट आ रहा होगा वहां से जो इक्विलिब्रियम आएगा इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस का। और इसके पीछे जब इस पे जो आएगा बचा हुआ पार्ट को बोलेंगे इनकम इफेक्ट। अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाया है तो ये भी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा, सेम आएगा, डेट्स इट। रिजल्ट आप जब देखोगे ना फाइनल रिजल्ट तो बिल्कुल सेम आएगा। बस डायग्राम को बनाने का तरीका अलग है। आपको जो समझ में आ रहा होगा वो आप कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आपको बताया क्लास में। ठीक है, मतलब ये वाला तो जो अभी लास्ट में बताया ये तो आपके सिलेबस में ही है, स्लट्स की सिलेबस में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डायग्राम को बनाने के लिए इसको यूज किया। चीजें दोनों ही सेम ही है। अब आते हैं इसको डायग्राम पे देखते हैं। चलिए सो डायग्रामेटिकली को समझने के लिए थोड़ा और मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा वैसे तो। चलिए तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि इनिशियल जो आपके पास इक्विलिब्रियम था वो ये पॉइंट था। वन सेकेंड, दूसरा लेके चलते ठीक है। इनिशियल जो इक्विलिब्रियम था आपका ये पॉइंट था। तो इस पे आप जो करते थे वो आप कितना लेते थे, वो आप इतना लेते थे B1। बेसिकली आप उस टाइम पे इस B1 अमाउंट को लेते थे। क्लियर है। बाद में क्या हुआ, जो आपका इक्विलिब्रियम हुआ वो इस देखो ये रहा ए बी डैश वाला लाइन, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है ए बी डैश वाला लाइन। और इसी के पैरेलल में मैंने ये वाला लाइन बनाया है। और मैंने बोला कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है जहां इसको कट करेगा वहां से एक आएगा। तो जैसे ही आप आएगा तो आप नया इक्विलिब्रियम पे आओगे। और नया इक्विलिब्रियम से जो अमाउंट आ रहा होगा B2 इतना मेरे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था, डेफिनेटली क्या करेंगे हम लोग, किस चीज को करेंगे, एक को कम करेंगे, मतलब बर्गर को कम करेंगे और सोडा को बढ़ाएंगे। तो इस वाले पॉइंट पे साफ साफ वही हो रहा है।
पहले आप जितना बर्गर सोडा ले रहे थे, इस वाले पॉइंट पे देखो बर्गर कम हुआ और सोडा आपका बढ़ा है। अगर आप इसको करते, इतना आप लेते ना सोडा इनिशियली, आप इतना सोडा ले रहे हो तो सोडा आपका बढ़ा है ना। और इनिशियली बर्गर आप इतना ले रहे थे, यहाँ नीचे मान लो क्वांटिटी आता, अब लोगे आप इतना, क्वांटिटी, बर्गर का क्वांटिटी कम हुआ ना। क्लियर है। और बाद में जब आप इस वाले पे आओगे जहां पे आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो ऑन दैट टाइम आपका क्या होगा, सोडा भी कम होगा, जैसे इससे सोडा भी कम होगा, एज वेल एज जो यहाँ बर्गर क्वांटिटी लेते बर्गर का, वो बर्गर का क्वांटिटी कम हुआ। तो सिंस दोनों ही इफेक्ट बर्गर को तो कम कर रहा है, तो बर्गर तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन सोडा कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो डायग्राम में अगर थोड़ा डाउट है तो डायग्राम के लिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा सो डेट कि ये कैसे बना समझ में आ रहा है। अदरवाइज जो मैंने क्लास में बताया था नॉर्मल तरीका जो आपके बुक में गिवन है, वो आता है तो आप उस तरीके से भी ये डायग्राम शो करोगे। बस ध्यान क्या रखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है बर्गर को कम करेगा, इनकम इफेक्ट सोडा को, इनकम इफेक्ट भी बर्गर को कम करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सोडा को बढ़ाएगा और इनकम इफेक्ट सोडा को कम करेगा। ये सब चीजें शो होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बर्गर को तो कम करेगा, सोडा को बढ़ाएगा, और इनकम इफेक्ट दोनों को कम करेगा। ये चीजें आपकी शो होनी चाहिए, जो कि मेरे डायग्राम में शो हो रहा है अगर आपको ध्यान हो तो। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेरे बर्गर को कम किया, बट सोडा को बढ़ाया था, क्योंकि आप इनिशियली इतना सोडा ले रहे थे और इतना बर्गर ले रहे थे, तो बर्गर को कम किया, बाद में आप सोडा ले रहे तो सोडा को बढ़ाया। और इनकम इफेक्ट मेरा क्या हुआ, आप जब इस वाले पोजीशन पे हो तो इनकम इफेक्ट सोडा को भी कम कर रहा है और बर्गर को भी कम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें बस होनी चाहिए, डेट्स इट। बाकी डायग्राम आप ऐसे बनाओ या फिर इसी को लंबा आईसी बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसी वाले डायग्राम पे अगर हम लोग क्या करते, एक लंबा आईसी इस तरीके से बना देते, तो बोलते ये IC1 है, यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे बाद वाला इक्विलिब्रियम था। तो डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं इससे मिसमैच मत करना। और डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। ओके, चलिए। सो ओके, समझ में आ गया। आपका कंसेप्ट देखिए इसमें क्या मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि बर्गर बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव व्हेन पीवी राइजेस, प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस, द कंपनसेटेड इफेक्ट ऑलवेज रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ बर्गर। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा बर्गर की क्वांटिटी को कम करेगा एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सोडा। तो ये बर्गर को कम करेगा, सोडा को बढ़ाएगा। क्लियर है। अब जब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की, तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है, कंज्यूमर परचेजिंग पावर फॉल ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बर्गर। समझ में आ गया। सिंस बोथ गुड्स आर नॉर्मल, सो अ फॉल इन रेड, sorry, a fall in real income, not ready, ये real है, a fall in real income reduces the demand for both goods। बर्गर भी कम होगा और सोडा भी कम होगा। क्लियर है। अब क्या कहता है, टोटल इफेक्ट क्या आ रहा है, देखिए कहता है कि टोटल इफेक्ट जब आप देखोगे तो कहता है बर्गर विल डेफिनेटली डिक्रीजेस, बट सोडा विल एम्बिजियस, एम्बिजियस बेसिकली में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और से। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना था, अगर आप इतना एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट्स, ये आपको फुल नंबर देगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है। आगे बढ़े। ये कितने का था, 8 मार्क्स में था। अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी का डायग्राम पे डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। स्पेशली अगर आपको सेलेक्ट को सीखना हो, तो जो भी पेड बच्चे थे जिन्होंने ऑलरेडी मतलब जो जो एप्लीकेशन पे फिर एक्सेस ले रखा है एप्लीकेशन चार्जेस पे करके, वो डायरेक्टली मेरे से ले सकते हो वीडियो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 के शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 और 3 से थे, और लास्ट का 8 नंबर क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से था आपका। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो ये पेज नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12 पे होगा। ये रहा पेज नंबर 12, अगर आपको दिख रहा होगा तो। देखो ये है पेज नंबर 12। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए, 5 के ए पार्ट में बोला सबसे पहले, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्स। देखो मैंने बोला था, अपने बच्चों को मैंने बोला हुआ था कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको यूनिट नंबर 5 से, और सॉरी यूनिट नंबर 4 से, जैसे पब्लिक गुड एक्सटर्नैलिटीज, ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है वैसे तो, पब्लिक गुड एक्सटर्नैलिटीज एंड यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से वो डायरेक्ट पूछेगा, थ्योरेटिकल पूछेगा। वही पूछा गया है। देखो बोला गया कि आप क्या करो, पब्लिक गुड्स और कॉमन रिसोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बताओ। आप सभी को पता है, पब्लिक गुड्स जो है एक्सोडेबल भी नहीं होता है, नॉन डायबल भी। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से आप इसको कोई भी यूज कर सकता है, साथ साथ इसको यूज करने के बाद इसका खर्च भी नहीं होता। मतलब अगर मैं यूज करूंगा तो मैं सामने वाले के लिए कम नहीं करूंगा, सामने वाला भी उतना ही यूज कर सकता है। और कॉमन रिसोर्स में कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन यूज करने से इसकी दूसरा कोई जो यूज करेगा वो कम यूज कर पाएगा, एबिलिटी कम होती है। इसकी बात पता है। तो व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर मार्केट फेल्यूर। तो पहले पब्लिक गुड्स क्या है और कॉमन रिसोर्स क्या है वो बताओ, एक एग्जांपल दे देना। और इसका मार्केट फेल्यूर का क्या रीजन है, कैसे होता है, वो आप बता देना। तो आराम से आप बुक से भी लिख सकते हो, बाकी मैंने लिखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए इसका सॉल्यूशन एक बार।
5 का एक पार्ट 6 मार्क्स में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक गुड्स से। कहता है पब्लिक गुड्स आर नीदर एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल इन कंजम्पशन, दैट इज पीपल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग अ पब्लिक गुड। मतलब ये नीदर एक्सक्लूडेबल का बेसिकली बात है। एंड पर्सन यूज ऑफ अ पब्लिक गुड डज नॉट रिड्यूस अनदर पर्सन एबिलिटी टू यूज इट। मतलब कोई एक अगर पब्लिक गुड को यूज करता है तो जितना वो यूज करेगा सामने वाला भी उतना भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब यूज करने से मतलब वो चीजें कम होती है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? तो स्ट्रीट की लाइटिंग, मतलब जो लगी हुई है स्ट्रीट लाइटिंग, गवर्नमेंट पार्क, कोई भी जा सकता है और जितना मतलब एंजॉय कर सकता है, उससे और पार्क की कोई कमी नहीं होती। तो पार्क की मतलब पार्क की क्वांटिटी में कुछ कमी नहीं आता। समझ में आ रहा है? कहता है कॉमन रिसोर्सेज क्या होता है? कहता है कॉमन रिसोर्सेज ऐसी चीजें हैं जो कि राइवल है इन कंजम्पशन बट नॉट एक्सक्लूडेबल। मतलब कि नॉट एक्सक्लूडेबल बेसिकली मतलब यहाँ पे भी कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन राइवल है। राइवल इन कंजम्पशन का बेसिकली मतलब क्या है? राइवल इन कंजम्पशन का बेसिकली मतलब होता है अगर कोई एक यूज करेगा तो सामने वाले के लिए थोड़ा कम बचेगा, ऐसा सिनेरियो। मतलब कि दैट इज एनी वन कैन एक्सेस, कोई भी उसको कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बट वन पर्सन यूज रिड्यूसेस व्हाट इज अवेलेबल फॉर अदर। किसी एक के यूज करने के बाद जो एबिलिटी है वहां पे वो कम हो जाएगी दूसरे को यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फिशिंग इन ओपन ओशियन, अगर मान लीजिए कोई नदी है या ओशियन है, उसमें अगर आप फिशिंग कर रहे हो, कोई भी जाके फिशिंग कर सकता है, लेकिन जो पहले पहुंचेगा वो ज्यादा मछली मारेगा। अब दूसरे के लिए जो ये मार के गया हुआ है तो वो तो चला गया ना, इसके लिए थोड़ा कम बचा है, एंड सो ऑन सो। पब्लिक ग्रेजिंग लैंड, ये बेचने का मतलब क्या है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, फील्ड वगैरह जहाँ पे गाय वगैरह जाती है चरने के लिए, तो सबका जा सकता है। जो पहले जाएगा वो ज्यादा चढ़ के आएगा, ज्यादा जगह चढ़ के आएगा, बेसिकली उसका ऐसा सोन। आपको आई थिंक आइडिया होगा इसका। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब कहता है मार्केट फेल्यूर के बारे में बताओ, क्या है मार्केट फेल्यूर? चलिए, सो कहता है कि पब्लिक गुड्स जो है सफर फ्रॉम द फ्री राइडर प्रॉब्लम। सिंस ये पब्लिक गुड है, कोई भी जा सकता है, किसी को रोक नहीं सकते, और किसी के यूज करने से वो कम भी नहीं होता, तो यहाँ फ्री राइडर प्रॉब्लम का कंसेप्ट आ जाता है। फ्री राइडर का प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब ये है कि मैं जाऊंगा, मैं मुफ्त में यूज करके आ जाऊंगा। तो अगर मैं मुफ्त में यूज करके आ जाऊंगा ना, तो जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जहां से भी आ रहा है, तो अगर कोई भी बंदा मुफ्त में विदाउट पेमेंट के प्रोवाइड कर रहा है, तो जितना ऑप्टिमल क्वांटिटी पब्लिक गुड्स का होना चाहिए उतना नहीं अवेलेबल हो पाएगा मार्केट में। समझ में आ रहा है? वही चीज देखो लिखा है, अ फ्री राइडर इज अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ अ गुड बट डज नॉट पे फॉर इट। लेकिन उसको पे नहीं करता। द मार्केट वुड फेल टू प्रोवाइड द एफिशिएंट आउटकम। और इसकी वजह से जो मार्केट है वो क्या करता है? एफिशिएंट आउटकम को प्रोवाइड, जो होना चाहिए मार्केट में, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टाउन में होना चाहिए 4 पार्क, लेकिन है 2 ही पार्क। ये क्यों है? क्योंकि पार्क अगर बनेगा तो सब फ्री में यूज करेंगे। तो एक तरीके से फ्री राइडर प्रॉब्लम है। अगर वही यूज करने का पैसा होता, कुछ टिकट वगैरह लगता, तो हो सकता था उस पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में 4 पार्क गवर्नमेंट बना कर देती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे कहता है कॉमन रिसोर्सेज के बारे में बताओ। तो कहता है कॉमन रिसोर्सेज फेसेस द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन ओवर यूज एंड डिप्लेशन, बिकॉज मतलब हो सकता है ना कि हमें पता है कि हमें रोकेगा तो कोई नहीं उसको यूज करने से, लेकिन मेरे यूज करने से चीजें कम होगी, तो मैं जाऊंगा तो मैं जितना ज्यादा ज्यादा चाहूंगा यूज करने के लिए, मतलब ओवर यूज मैं कर लूंगा। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो बिकॉज नो वन ऑन द रिसोर्स, क्योंकि उस नदी का या उस फील्ड का कोई ऑनर नहीं है, एंड एवरीवन हैज इंसेंटिव टू एक्सप्लॉइट इट। क्लियर है? तो यही आपको शो करना था, डेट्स इट, इतना आपने लिख दिया, एनफ है ये। अगर आपने ब्रीडिंग की होगी बुक्स को तो आराम से आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इस एग्जाम्पल में कौन कौन सा जो चीज है वो राइवल इन नेचर है, एक्सक्लूडेबल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, मान लेते एग्जाम्पल आपको दे दिया फिशिंग इन ओपन ओशियन, और बोल देगा बताओ कि ये राइवल इन नेचर है या एक्सक्लूडेबल है, ये सब बता देगा। पहले बोलेगा कि ये बताओ ये राइवल इन नेचर है या नहीं है। तो साफ साफ बात है, फेसिंग इन ओपन एक्सेस एक राइवल इन नेचर है ना, क्योंकि इसको यूज करने से ये कम होगा। और दूसरी बार बताएगा बताओ ये एक्सक्लूडेबल है या नॉट एक्सक्लूडेबल है। तो नॉट एक्सक्लूडेबल मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी को आप रोक नहीं सकते यूज करने से। सिमिलरली जैसे स्ट्रीट लाइटिंग की मैं बात करूं, तो हो सकता है स्ट्रीट लाइटिंग दे दे आपको एक स्टेटमेंट और आपसे पूछे बताओ स्ट्रीट लाइटिंग राइवल इन नेचर है या नॉन राइवल इन नेचर है। तो साफ साफ ये नॉन राइवल इन नेचर है, क्योंकि इसको यूज करने से इसकी कोई क्वालिटी कम नहीं होती। और गवर्नमेंट पार्क सिंपली राइवल है या नॉन राइवल है? तो नॉन राइवल है। क्या ये एक्सक्लूडेबल है या नॉट एक्सक्लूडेबल है? तो नॉट एक्सक्लूडेबल है। तो इस तरीके से भी पूछे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। और चांसेस है आप रखो 70% की इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में चले। ये रहा बी पार्ट। कहता है व्हाट आर द करेक्टिव टैक्सेस। करेक्टिव टैक्सेस याद है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ठीक करने का एक पब्लिक प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन था, याद आ रहा है, जो गवर्नमेंट यूज करती थी। सो कहता है कि व्हाट आर द करेक्टिव टैक्सेस, ये क्या है ये बताइए। इज इट बेटर वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन देन रेगुलेशन। क्या ये बेटर वे है? डेफिनेटली बेटर वे। अगर मैं ये पता कर सकूं कि गवर्नमेंट के द्वारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने का क्या सब तरीका है, तो या तो वो टैक्स लेगा, या तो कोई रूल एंड रेगुलेशन बना देगा, ये ना रूल एंड रेगुलेशन बना देगा, लिमिट सेट कर देगा। तो दो पार्ट लिखते हैं, मान लेते हैं ये टैक्स लेता है और एक लिमिट रख देता है। मान लेते हैं मेरे को बोलता है गवर्नमेंट कि एक लिमिट है कि उस लिमिट तक आप पॉल्यूशन कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं करोगे। तो मैं तो उस लिमिट तक पॉल्यूशन करने के लिए आजाद हूं ना, मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है ना कि उस लिमिट से मैं कम पॉल्यूशन करूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना पॉल्यूशन करोगे उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मैं इस टाइम पे सोचूंगा कम से कम पॉल्यूशन करने का, सो डेट कि मेरे को कम से कम टैक्स लगे। तो करेक्टिव टैक्स एक तरीके से ना पब्लिक को एक इंसेंटिव देती है कि वो कम से कम पॉल्यूशन को करे। लेकिन जो लिमिट सेट होता है, जो रेगुलेशन वगैरह लगता है, वहां पे पब्लिक को इंसेंटिव नहीं मिलता जब तक कि जीरो पॉल्यूशन का लिमिट ना सेट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं क्या मैंने लिखा है। ओके सो आई होप आपको विजिबल होगा। ये 5 का बी पार्ट है। बोला गया अ करेक्टिव टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एग्जाम्पल पॉल्यूशन। क्लियर है? आगे बोला इट इज इक्वल, सॉरी इट इज इक्वल्स द एक्सटर्नल कॉस्ट इम्पोज ऑन द सोसाइटी ड्यू टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इतने का क्या मतलब है, याद करो मैंने आप लोगों को बताया था टैक्स में कि जो एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट वो किसके बराबर लगाएगी, मार्जिनल एक्स्ट्रा कॉस्ट के बराबर। जितना भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रहा है, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ रहा है उसकी वजह से, उतने के ही बराबर क्या लगेगी, टैक्स लगाएगी। वही एक ऑप्टिमल टैक्स होता है। क्लियर है? वही चीज मैंने यहाँ पे शो किया। आगे बोला यस इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली करेक्टिव टैक्स कंसीडर बेटर वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन रेदर देन रेगुलेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोला गया कि देखिएगा मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, कि जो करेक्टिव टैक्स है ना प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर अ फर्म टू रिड्यूस पॉल्यूशन बियॉन्ड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू मैक्सिमाइज टैक्स पॉल्यूशन। सॉरी आई थिंक ये लाइन दोबारा से यहाँ पे लिखा गया, मतलब एक तरीके से पेज कट गया। सो करेक्टिव टैक्स प्रोवाइड सॉरी पॉल्यूशन बियॉन्ड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू मैक्सिमाइज द टैक्स पेमेंट, नॉट टैक्स, मिनिमाइज द टैक्स पेमेंट है। ओके मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Corrective tax provide a strong incentive for firm to reduce pollution beyond the required amount to minimize the tax payment. फर्म को एक तरीके से इंसेंटिव देगी ना, वो कम से कम पॉल्यूशन करे सो दैट कि उसकी टैक्स पेमेंट मिनिमाइज हो सके। क्लियर है? लेकिन ऑन द अदर हैंड रेगुलेशन ऑफर नो इंसेंटिव टू टैक्स रिड्यूस पॉल्यूशन वंस द लीगल लिमिट इज मेट। जब तक कि लीगल मीट न हो जाए, मतलब जो भी लीगल सेट किया गया है, तब तक जब तक वो मीट ना हो जाए तब तक मैं पॉल्यूशन करता ही रहूंगा। मेरे को कोई रोकने, उससे कम पॉल्यूशन करने का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई इंसेंटिव ही नहीं है एक तरीके से, ऐसा आप समझो। आगे कुछ और बातें मैंने लिखी है क्या। कहता है करेक्टिव टैक्स जनरेट द टैक्स रेवेन्यू। डेफिनेटली सी बात है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो से गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट की जाएगी। फॉर गवर्नमेंट दैट कैन बी यूज टू लोअर अदर टैक्सेस, जिससे कि गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है अदर टैक्सेस को कम करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज को एड्रेस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड रेगुलेशन या कोई और जो सिचुएशन है वो आपको जीरो रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो हर एक मामले में देखा जाए तो करेक्टिव टैक्स एक बेटर दिख रहा है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन डाल सकते। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में। क्या कहता है सी पार्ट में, कहता है अल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू मोर एक्सीडेंट ऑफ पीपल वी डू नॉट ड्रिंक। ओके हु डू नॉट ड्रिंक। ओके तो कहता है अल्कोहल कंजम्पशन कोई करता है, ठीक है, उसके वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होता है किन का, जो ड्रिंक नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों की वजह से जो नॉन अल्कोहलिक है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एक तरीके से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यहाँ पे काम कर रहा है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। आगे बोला व्हाट काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटी डज अल्कोहल एग्जिबिट। यहाँ पे किस टाइप का एक्सटर्नलिटी आ रहा है। ड्रॉ द मार्केट फॉर अल्कोहल एंड लेवल द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप अल्कोहल का मार्केट के लिए उसका डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट लिखो और बताओ कि मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा
और सोशल ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ होगा। तो जो आपने पढ़ा था वही है, ठीक है। सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, कहता है अल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू मोर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग नॉन ड्रिंकर्स इम्पोजिंग अ कॉस्ट ऑन थर्ड पार्टी, दिस इज अ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे आउटपुट अल्कोहल का, उसका कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और दिस इज द प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। तो इससे इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम मतलब इंटरसेक्शन से मेरे पास मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर अल्कोहल के कंजम्पशन से जो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते, जो थर्ड पार्टी है, उसको भी क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी एक कॉस्ट पड़ रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आ रहा है। तो उस कॉस्ट को जब मैं ऐड करूंगा तो जो कॉस्ट है वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा आगे की ओर, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास जो आएगा, मतलब जब मैं इसका जो बेसिकली डिफरेंस होगा इस गैप का, क्या होगा, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट प्लस में मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है ना। तो बेसिकली जब मैं इसे मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड करूंगा तो मेरे पास मार्जिनल सोशल कॉस्ट आ जाएगा। और जब मैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट इक्वेट करूंगा तो क्वांटिटी इतना होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सिंस अगर ये एक्सटर्नलिटी को कंसिडर नहीं करता, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कंसिडर नहीं करता, तो जो ये मार्केट है ये ओवर प्रोडक्शन कर रही है। आपने पढ़ा है ना, सेम चीज वही है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है एम बी इजिकल टू एम सी होता है, क्वांटिटी जहां पे जो मेरे पास क्यू एम आया है, दिस इज द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सोशल ऑप्टिमल कंडीशन क्या होता है, तो मार्जिनल बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस में मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। और इससे जो सॉल्व करके मेरे पास आया है क्यूएस, दैट क्यूएस इज द सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ आउट। और यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले सिनेरियो से क्या हो रहा है, आप नॉर्मल मार्केट में ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कि आपको बनाना चाहिए इतना ही, बना रहे हो आप इतना। तो विदाउट एनी विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट आप इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो। और आप इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन करो या अंडर प्रोडक्शन करो, दोनों ही केस में डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। तो दोनों ही केस में आप एक तरीके से सोशल ऑप्टिमल को कम कर रहे हो। आपको बनाना उतना ही चाहिए जितना ऑप्टिमल आउटपुट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। सो आगे बढ़े तो अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिर्फ और सिर्फ दो आपके पास एक्सटर्नलिटीज एंड पब्लिक गुड्स से, यूनिट नंबर 2 एंड 3 से ही ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। ऊपर के भी दो क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 एंड 3 से, नीचे का ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 एंड 3 से है। तो 18 3 जा 54, तो ऐसे ही हो गया। और बीच वाले क्वेश्चन का भी दो पार्ट यूनिट नंबर 2 एंड 3 का ही था। तो 54 और 10 उसमें और जोड़ लो, 64 नंबर यूनिट नंबर 2 एंड 3 से बेसिकली आ रहा है। तो अगर 6% यूनिट नंबर 3 भी कर लोगे तब भी 60 प्लस स्कोर करोगे। आगे क्वेश्चन और देखते देखते क्या आया। सो क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 12 है, जो पेज नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे अगेन। पहले पार्ट में बोला व्हाट इज द गेम ऑफ स्ट्रेटेजी, गिव सम एग्जांपल। गेम क्या, गेम ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, एक तरीके से दो प्लेयर जो एक्शन लेता है उसी को हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं। जहाँ पे दोनों प्लेयर आपस में ये अज्यूम करता है कि सामने वाला रैशनल होगा, वो इस तरीके से एक्शन, मतलब इस तरीके से अपना एक्शन लेगा सो डैट कि उसकी पे ऑफ मैक्सिमाइज हो सके। तो मैं भी उसी तरीके से एक्शन लूंगा सो डैट कि मेरी पे ऑफ मैक्सिमाइज हो सके। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो एग्जाम्पल में आपने प्रिजनर्स डिलेमा पढ़ा होगा, जहाँ पे दो एक तरीके से प्रिजनर्स रहते हैं, मतलब दो इंडिविजुअल है जिसको डिसीजन करना है कि किसी पर्टिकुलर क्राइम के बारे में कि वो कन्फेस करेगा या कन्फेस नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से था ना, तो वही सब एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। सॉल्यूशन में दिखाऊं, देखिए। तो ये देखिए, कहता अ गेम ऑफ अ स्ट्रेटेजी इज अ सिचुएशन वेयर द आउटकम्स फॉर ईच participant depends not only on their own action but also on the action taken by the other participant। सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे, each player must anticipate or respond to the strategy of other to maximize their own payoff। हर एक प्लेयर कुछ इस तरीके से एंटिसिपेट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा सो दैट कि उसकी पे ऑफ क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो सके। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने जब पढ़ा होगा तो एक प्रिजनर डिलेमा का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन गेम थ्योरी वेयर टू इंडिविजुअल एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट वेयर दे हैव टू चूज वेदर टू कन्फेस और रिमेन साइलेंट। इसको चाहो तो आप थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया एंट्री एंड डिटरेंस गेम का। एंट्री एंड डिटरेंस गेम का बेसिकली मतलब होता है, मान लेते हैं कोई एक मार्केट है, जैसे ओलिगोपोली मार्केट टाइप समझ लो, कोई भी मोनोपोली मार्केट समझ लो। उस मार्केट में ना कोई एक फर्म पहले से काम कर रहा है,
तो वो एक तरीके से इनकम्बेंट फर्म होगा। एक फर्म पहले से काम कर रहा है, वो इनकम्बेंट फर्म होगा जो पहले से मार्केट में काम कर रहा है। अब एक नया वो एक मान लेते, वो एक प्लेयर वन हुआ, प्लेयर वन जो पहले से उस मार्केट में काम कर रहा है। एक नया प्लेयर, प्लेयर टू है, अब वो इस मार्केट में एंटर करना चाहता है। तो प्लेयर टू का डिसीजन है कि उस मार्केट में एंटर करे, और जो पहले से एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसका वो डिसीजन है कि वो इसको एंटर करने से या तो रोके या तो कहे कि ठीक है आके काम कर। तो मान लेते मैं हूं और आप हो, मैं प्लेयर वन हूं, मैं आप प्लेयर टू हो। मैं पहले से मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मैं इनकम्बेंट फर्म रहूंगा। आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो अगर आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो आपका ये डिसीजन लेना है कि आप एंटर करोगे या ना करोगे। और मेरा ये डिसीजन लेना है कि मैं आपको एंटर करने दूं या आपसे फाइट करूं। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीके से गेम है, और दोनों ही प्लेयर अपना डिसीजन लेगा अपने पेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो बोला गया अ न्यू फर्म डिसाइडेड वेदर टू एंटर अ मार्केट एंड द एग्जिस्टिंग फर्म डिसाइडेड वेदर टू फाइट और अकोमोडेट द एंट्री। यही कंसेप्ट बता रहा है इसके बारे में। इतना भी लिखोगे तो आई थिंक आपका एनफ होगा। तो मैंने दो एग्जांपल लिखा है। अगर आपने रीडिंग्स पढ़ी है, बुक पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास ना इसकी जो आप करंट आपकी रीडिंग्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स वाई मैं अपने तरीके से, मतलब ये सेमेस्टर 5 में पेपर अगेन है, पूरा का पूरा गेम थ्योरी का पेपर पढ़ोगे आप। तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब कुछ एग्जाम्पल सिंपल वे में एग्जाम्पल डाल दिया है। क्लियर है? चलिए सो आगे बढ़े। दिस इज दी ए पार्ट। अच्छा, पेपर में ना क्वेश्चन यही आएगा, इससे ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आ सकता है। स्ट्रेटजी क्या होता है, पे ऑफ्स क्या होते हैं, प्लेयर्स क्या होते हैं, यही सब पूछा जाएगा। आप देखना इसी को कहीं दोबारा से रिपीट ना कर दे क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार, अगर आपको आपने देखा होगा ना, मैंने आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी है। उस थ्योरी क्वेश्चन की पीडीएफ में ना मैंने ये क्वेश्चन डाला है। यूनिट नंबर 4 की पीडीएफ देखना, और उस पीडीएफ के ऊपर डेट लिखा होगा। इस एग्जाम से, इस पेपर के एग्जाम से पहले मैंने पीडीएफ बच्चों को शेयर किया था, और मैंने हूबहू यही क्वेश्चन लिखा था, और यही क्वेश्चन पेपर में आ भी गया। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं सकता। ये आ सकता है असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब जो आपके रीडिंग्स में टर्म्स वगैरह दे रखे हैं ना, उसी टर्म्स के बारे में पूछेगा, कुछ अप्लीकेशन नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। 6 का बी पार्ट क्या कहते हैं देखते हैं। कहता है व्हाई इंडिफरेंस कर्व बाउंड इनवर्ट। देखो क्लास 11 का क्वेश्चन पूछ लिया, इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स ओरिजिन क्यों होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू, ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, कहता है इसको अच्छा उसके बाद ड्रॉ करो इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। साफ साफ पता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एल शेप होता है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का स्ट्रेट लाइन होता है। जो आपने क्लास देखा होगा तो आराम से आप इसको कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होगा इसका सॉल्यूशन, मैंने क्या लिखा है। चलिए यहां से पढ़े। कहता है इंडिफरेंस कर्व आर टाइपिकली बाउंड इनवर्ट और यू कैन से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है आगे देखे। बोला गया कि अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, द अमाउंट ऑफ other good they are willing to give up for an additional unit of other good decreases. Hence, IC becomes flatter as we move along it from left to right. ठीक है, जो आप लेफ्ट से राइट आते हो तो मतलब एक गुड को सेक्रीफाइस करते हो एक गुड को आगे बढ़ाने के लिए। This changes flatter slope and causes the curve to bound inward toward the origin. ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें आप इसको भी बोल सकते हो कि जहाँ पे एवरेज प्रिफर्ड होता है एक्सट्रीम से, बट आई थिंक वो अभी आप मेंशन ना करना। अभी जितना मैंने लिखा ये आप मेंशन कर देते हो ना, ये एनफ है। सेमेस्टर 3 में जब आओगे ना तब थोड़ा और टेक्निकल आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। अभी मैं सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग मैंने ये सोल्यूशन आपको दिया है। इसके बाद बोला था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या करो, इंडिफरेंस कर्व बनाओ। तो वो पहले करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में। कहता है perfect substitutes are those goods for which consumer is willing to sacrifice one good for another at a constant rate। जहां पे एमआरएस क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्या केस मैंने बताया था आप लोगों को, एग्जांपल से नहीं पढ़ना है, कंडीशन एमआरएस शुड बी कांस्टेंट। और एमआरएस क्या होता है, किसी भी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और अगर आईसी का स्लोप कांस्टेंट है तो डेफिनेटली आईसी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो आईसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। वैसा ही मैंने बनाया, मैंने बोला ये रहा गुड वन गुड टू, और एक स्ट्रेट लाइन मैंने आईसी बना दिया। क्लियर? देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। चलिए कहता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कहता है टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इफ दे आर कंज्यूम्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। जैसे लेफ्ट टू राइट टू, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू को बढ़ाओगे तो यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ राइट टू को बढ़ाओगे तो यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। मतलब दोनों गुड्स को आपको सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो से बढ़ाओगे तभी यूटिलिटी बढ़ेगी। So increase in one unit of increase in unit of one good only will not increase the level of total utility. So IC is L shaped here, यहाँ पे IC L shaped here होता है, और MRS क्या होता है, या तो जीरो होता है या तो इन्फिनिटी होता है। ऑलरेडी क्लास में बताया गया आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे ये बना।
कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा आईसी। क्लियर है? एलसीएम। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए था बी था, 6 4 10 नंबर, कितना सिंपल है। 13 पेज नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पेज नंबर 14। यहाँ पे 6 का सी पार्ट। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन दी वेज, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन दी वेज कैन पोटेंशियली डिक्रीज द अमाउंट दैट अ पर्सन वांट्स टू वर्क। मतलब वेज के बढ़ने से वर्क फोर्स और से लेबर सप्लाई कम कैसे होता है। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई की बात कर रहा है, जहां पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो उस टाइम पे क्या होगा, वेज के बढ़ने से लेबर क्या करेगा, कम काम करेगा। या तो मैंने एग्जांपल देके आप लोगों को बताया था, उसी तरीके से आपको काम करना है। जिन्होंने क्लास देखा है उसको आराम से समझ में आएगा, और जिन्होंने क्लास नहीं देखा तो फिर तो प्रॉब्लम है। देखो क्या लिखा गया है। मैंने इसको थोड़ा सिंस 8 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूँ। बोला एन इंक्रीज इन द वेज रेट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क अ पर्सन चूज टू सप्लाई बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। यही यूज करते थे कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का, जहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि सिंस वेज रेट बढ़ा है तो लीजर आपके लिए एक्सपेंसिव हो गया, तो लीजर कम करो। और इनकम क्या कहता था, सिंस वेज बढ़ा है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और लीजर एक नॉर्मल गुड है तो उसकी डिमांड को बढ़ा दो। तो एक लीजर को बढ़ाता था और एक लीजर को कम करता था। और जहां पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन को, वहां पे क्या होगा, लीजर ज्यादा बढ़ेगा। तो वही चीज इसको करना है आपको। तो आगे मैंने क्या लिखा देखे, चलिए। कहता अ पर्सन एलोकेट देयर अवेलेबल टाइम बिटवीन, कोई एक पर्सन है जिसको कि अपने टाइम को एलोकेट करना है बिटवीन व्हाट, लेबर वो काम करेगा, या लीजर वो आराम करेगा। लेबर वर्क और लीजर आर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अगर वो काम करता है, वर्क करता है, तो विल गिव वेज, उसको वेज अर्निंग होगी, एंड एंजॉय कंजम्पशन, और उससे वो कंजम्पशन करेगा। और अगर वो आराम करता है, लीजर विल गिव दी सेटिस्फेक्शन, उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन इनकम कुछ नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैंने दो केसेस बनाए, दोनों जगह सेम डायग्राम है, बस एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाया गया है, एक जगह पे इनकम को दिखाया गया है। अगर आपने क्लास देखी हो तो आपको याद हो, मैंने इन्हीं दो डायग्राम बनाकर तब आगे प्रोसीड किया था। जैसे यहाँ पे लीजर है, यहाँ कंजम्पशन है, लीजर है कंजम्पशन में। मैंने बोला इनिशियल बजट लाइन आपका ये है, और इनिशियली आप इतना लीजर करते थे और इतना कंजम्पशन करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी इनिशियल बजट लाइन ये रेड कलर वाला है, जहाँ पे आप क्या करते थे, ये R1 आप लीजर करते थे और C1 आप कंजम्पशन करते थे। ये इनिशियल सिनेरियो था, ठीक है। ओके। अब कहता है आगे क्या हुआ। कहता है किसी वजह से इकोनॉमी में वेज रेट बढ़ गया। तो जब वेज रेट बढ़ेगा, किसी वजह से इकोनॉमी में वेज रेट बढ़ गया, तो वेज रेट बढ़ेगा तो लीजर एक्सपेंसिव कहे, मतलब सब आते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इफेक्ट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहेगा कि सिंस वेज रेट आपका बढ़ा है और आराम करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेज रेट है, तो आज अगर आप ज्यादा आराम करोगे तो जो महंगा वेज रेट है वो छूटेगा। तो कहने मतलब आराम करना आज महंगा हो गया है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेगा कि आप क्या करो, लीजर को कम कर दो और वर्क को बढ़ा दो। और वर्क बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा अर्न करोगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है, लीजर को कम करो और कंजम्पशन को बढ़ा दो। तो पहला वाला डायग्राम वही दिखाता है कि सिंस वेज रेट बढ़ा, तो आपका जो कंस्टेंट है, बजट कंस्टेंट जो होता है इक्वेशन, वो इस तरीके से रिलेटिवली स्टीपर होगा। क्योंकि वेज के बढ़ने से, क्योंकि जो इसका स्लोप होता है वो वेज रेट होता है ना, वेज के बढ़ने से ये स्लोप बढ़ेगी इसकी, और ये स्टीपर बनेगा। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में बोला जाए, तो अगर आप आराम करना चाहो 24 के 24 घंटे, तो आज भी आप उतना ही आराम करोगे। लेकिन अगर आप 24 घंटे काम करो, तो सिंस पहले जितना आप कंजम्पशन करते थे, आज आप ज्यादा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वेज रेट ज्यादा है। पहले मान लेते वेज रेट 10 था, तो 24 घंटे काम करते तो 240 रुपए कमाते। आज वेज रेट 12 है, तो आज आराम करोगे तो 24 घंटे ही कर सकते हो। समय तो आराम करने का समय तो नहीं बढ़ सकता ना, लेकिन काम करोगे 24 घंटे, तो 24 × 12 आपको इतना वेज मिले, इतना कंजम्पशन कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे ही आ गए, ठीक है। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन कहता है कि लीजर को कम करो, कंजम्पशन को बढ़ा दो। तो जो नया इक्विलिब्रियम मैंने लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है। जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम था, इस वाले पॉइंट के पीछे लिया है। पीछे क्यों? सो डेट कि लीजर कम हो जाए और कंजम्पशन बढ़ जाए। देखो वही हुआ है, लीजर आप R1 से R2 चले गए और कंजम्पशन को C1 से C2 चले आए। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है। यहाँ पे मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इनकम इफेक्ट को। अब आते इनकम इफेक्ट, वो क्या कहेगा, ये कहेगा कि सिंस वेज बढ़ गया ना, तो आज आप कम कमा कर, मतलब कम टाइम में भी या उतना टाइम में भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, और परचेजिंग पावर बढ़ गई, और सिंस लीजर भी नॉर्मल गुड है और कंजम्पशन भी नॉर्मल गुड है, तो परचेजिंग पावर के बढ़ने से, रियल इनकम के बढ़ने से आप नॉर्मल गुड्स के डिमांड को बढ़ा दो। मतलब कि लीजर भी बढ़ा दो और कंजम्पशन भी बढ़ा दो। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका ये था R1 एंड C1।
आपको आर भी बनाना है, सी भी बनाना है। तो आपने क्या किया, इतने बीच में, इतने का डिफरेंस, इसी इसके बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लिया। जब इसके बीच में आप कहीं इक्विलिब्रियम सपोज इस पॉइंट पे लेते हो, तो आपका देखो आर भी बढ़ गया और सी भी बढ़ गया, तो लीजर भी बढ़ गया और कंजम्पशन भी बढ़ गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इतना स्पीड में, उसी को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने क्लासेस देखी है, जिनको कंसेप्ट पता है। बाकी जो ऐसे है ना कि बस पीवाई करके एग्जाम में बैठेंगे, तो वो तो कहानी क्लोज है आपका, फिर आप समझ लेना फिर। तब तो पेपर पक्का झुकाएगा आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर पक्का आपको रुलाएगा। ठीक है, कहते हैं ना पुष्पा में, झुकेगा नहीं तो झुकना पड़ेगा पेपर में एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल आते हैं, मतलब आप पास तो कर जाओगे सेमेस्टर वन में, सेमेस्टर वन में पास कर जाओगे अगर आप कम मेहनत कर रहे हो तो, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और सेमेस्टर टू ऑनवर्ड्स तो आप पास भी नहीं कर पाओगे, मतलब आप अपने अंदर देखना कि आपने सेमेस्टर वन में कितना पढ़ा है। अगर आप कम पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने सेमेस्टर वन में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो इतना अगर सेमेस्टर टू में करोगे ना पक्का फेल हो। इसलिए यहां से मैं बस एक बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके। सेमेस्टर टू ऑनवर्ड्स इनिशियली से पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना। ये मत रखना कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एमएमई स्टैट्स वगैरह देखकर समझ में, माइक्रो तो थोड़ा इजी भी है, बट स्टैट्स एमएमई देखकर समझ में आ गया होगा कि कितना टफ है। और जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा टफनेस बढ़ती जाएगी, तो इसको हल्के में मत लेना। और आपको अब आइडिया थोड़ा थोड़ा हो गया होगा कि लास्ट के 10 दिन या एक महीने में ना सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू करके तो पेपर नहीं होने वाला। अभी नहीं दिखा है ना, तो एग्जाम में जब बैठोगे तब याद आएगा मेरी बात कि सर सही कह रहे थे। चले आगे, चलिए। बाकी यार बुरा मत मानना, मैं आप ही लोग के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो मैं यहाँ हूँ। ओके, सेमेस्टर टू में शुरुआत से मिलेंगे वैसे तो। चलिए देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये रहा लेबर की वर्किंग आवर या वेज रेट। जब तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भारी होता है, मतलब डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट को, तब तक तो वेज के बढ़ने से वर्किंग आवर बढ़ेगा। बट एक सर्टेन टाइम के बाद जब वेज आप बढ़ाओगे और इनकम इफेक्ट जब सब्स्टिट्यूट करेगा डोमिनेट को, तो वेज के बढ़ने से देखो लेबर कम हो रहा है, लेबर जो बेसिकली वर्किंग आवर है वो कम हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, मतलब वेज के बढ़ने से लेबर सप्लाई कम कब हो रहा है, व्हेन इनकम इफेक्ट डोमिनेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वेज के बढ़ने से लेबर सप्लाई कम हो रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा। लेबर सप्लाई कर, जो मैंने अभी डायग्राम बताया ना जितना, वही चीज को एक्सप्लेन भी करना है ना, क्योंकि आप बताना भी तो एग्जाम में आप क्या समझ रहे हो। तो लेबर सप्लाई कर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड वर्किंग आवर, एज वेज रेट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ वर्किंग आवर विल चेंज डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। क्लियर, अब आगे बढ़े, देखते हैं। कहता है क्या, इनिशियली व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, इंड्यूस करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंड्यूसेस अ वर्कर्स टू वर्क मोर एट अ हायर वेज रेट। एज द वेज रेट इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लीजर इंक्रीजेज, मतलब कि वेज रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लीजर का, तो लीजर बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कह रहा है कि आप ज्यादा काम करो, वर्क को बढ़ा दो, वर्क बढ़ाओगे तो लीजर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑन दी अदर हैंड, इनकम इफेक्ट इंड्यूसेस अ वर्कर टू वर्क लेस, ये बोलेगा वर्कर को कम काम करने के लिए एट अ हायर वेज रेट। क्यों, बिकॉज एज अ वेज इंक्रीजेज इनकम ऑफ वर्कर आल्सो इंक्रीज, वर्कर की इनकम भी बढ़ेगी। सिंस लीजर इज अ नॉर्मल गुड, सो एट हायर इनकम वर्कर प्रीफर टू हैव मोर लीजर। तो ये लीजर को बढ़ाएगा, और लीजर को बढ़ाएगा डेफिनेटली क्या होगा, वर्क कम हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखते हैं क्या बोला। कहता है कि कंबाइन इफेक्ट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। So if the income effect dominate the substitution effect, मतलब I बराबर ऐसी से, then worker prefer to have more leisure and less work, तो individual labor supply कर backward bending का। क्लियर है, जो पूछा गया था क्वेश्चन में आपने उसी का यहाँ पे सिंपली आंसर दिया। 8 मार्क का था तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी, वेरी सिंपल। सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग 18 × 6 इतना आप जोड़ लो, इतने पार्ट हम लोगों ने कर लिया, मतलब 18×5 = 90 और 108, इतने मार्क्स का तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़े, देखते। सो क्वेश्चन नंबर 7 करते, क्या कहता है। पहला पार्ट 6 नंबर में पूछा गया, कहता है फ्री मार्केट प्रोड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कहता है अगर मार्केट फ्री होती है तो डेफिनेटली सी बात है, अगर मार्केट फ्री है तो जो भी क्वांटिटी आएगा वो डिमांड एंड सप्लाई के बलबूते आएगा, मतलब ये रहा डिमांड ये रहा सप्लाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कहता है जब डिमांड एंड सप्लाई से जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आता है ना, वही बेस्ट क्वांटिटी है और उसी पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की सरप्लस मैक्सिमाइज होती है।
इसी चीज को एक्सप्लेन कीजिए और डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। डेफिनेटली सी बात है, वही करता है। अगर आप आउटपुट उससे ज्यादा बनाओ या आउटपुट उससे कम बनाओ तो डेरिवेट लॉस क्रिएट होगा, और डेरिवेट लॉस क्रिएट होगा तो फिर आप ऑप्टिमम वैल्यू नहीं बना पाओगे। इसी चीज को मैंने 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लेन किया है। आप मैंने जो आंसर लिखा है ना, उसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा, अगर आपके पास टाइम बचेगा। देखो पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो आप लास्ट के आखिर के क्वेश्चन में ज्यादा समय दे सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो अगर आपको मन एक्स्ट्रा लिखने का तो। बट ध्यान रखना कि जितना पूछा गया अगर कट टू कर दोगे तो टाइम आपका सही रहेगा। देखते हैं। कहता है यस, फ्री मार्केट प्रोड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये मैंने फ्री मार्केट का डायग्राम बनाया है। कैसे? ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल सरप्लस आ जाएगा। अब मैंने लिखा क्या है इसमें देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे आप लोगों को कि PE is the equilibrium price and QE is the equilibrium quantity under free market. Consumer surplus is the area above the price line below the demand curve, that is triangle A. On the other hand, producer surplus is the area below the price line and above the supply curve, that is area of triangle B. The sum of the consumer surplus and producer surplus are the total surplus, that is this. तो पहले मैंने फ्री मार्केट में क्या कंज्यूमर सरप्लस है, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? अब आगे कहते हैं। कहता है इफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस लेस देन क्यू, अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर वजह से, टैक्स की वजह से, कोई भी चीज की वजह से, अगर आप क्यू से कम प्रोड्यूस करते हो क्वांटिटी को, तो दैट इज, आई थिंक, हाँ, तो क्यू से अगर कम प्रोड्यूस करते हो तो आई थिंक ये लाइन ना, देखो ये लाइन दोबारा से यहाँ लिखा गया क्योंकि पेज जो यहाँ ब्रेक हुआ ना, डेट्स वाई। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लेते हैं जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है क्यू से कम, तो उसको हम लोग बोल देंगे अंडर प्रोडक्शन। एंड इफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस मोर देन क्यू, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। ठीक है? अगर कम बनाते हैं तो उसको अंडर प्रोडक्शन कहेंगे, ज्यादा बनाते हैं तो उसको ओवर प्रोडक्शन करेंगे। और इन बोथ केसेस, और दोनों ही केसेस में, इट विल क्रिएट द डेरिवेट लॉस। ये क्या करेगा? डेरिवेट लॉस को क्रिएट करेगा। दैट मीन्स टोटल सरप्लस इज नॉट मैक्सिमाइज, जिसका मतलब क्या है? टोटल सरप्लस आप मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हो, इधर इन दी लोअर क्वांटिटी और हायर क्वांटिटी। आप चाहे उससे ज्यादा बना दो या उससे कम बना दो, डेरिवेट लॉस क्रिएट होगा। दैट मीन्स आप अपने टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हो। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर जो फ्री मार्केट में आपके पास ऑप्टिमम आता है, नेचुरली जो एलोकेट होता है रिसोर्सेज, वो इन अ वे दैट अचीव द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी, जहां पे टोटल बेनिफिट सोसाइटी को मिल सके, दैट मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसी में कोई चीजें कोई बच्चा ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकता है, कुछ माइनस करना चाहता है तो माइनस कर सकता है, आपकी मर्जी। माइनस तो नहीं होगा, ऐड ही होगा अगर आप चाहो तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, 7 का बी पार्ट। क्या बोला गया? व्हाट आर द एक्शन दैट कैन बी टेकन बाय द प्लेयर टू एड्रेस द असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। देखो मैंने यहाँ पे ना, सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेम थ्योरी जो आपके रीडिंग से है वो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे पता है, बेसिकली मैंने थोड़ा हायर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। मिलेगा आपको सेम कंसेप्ट वही। तो मैंने इस क्वेश्चन का जो प्लेयर का एड्रेस वाला सॉल्यूशन है ना, इसको मैंने बस एक एक लाइन में डाल दिया। अब आप एक बार क्या करना, अपने रीडिंग्स को देखना और रीडिंग्स में जो भी सॉल्यूशंस गिवन होंगे ना, उसका आप डिटेल वर्जन लिख लेना। बट मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? दो प्लेयर है, दोनों में से किसी एक के पास थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है। मान लेते हैं आपके पास थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है। मान लेते हैं दो, हम दोनों प्लेयर है। मैं ना एक कार मार्केट, सेकेंड हैंड कार मार्केट में काम करता हूँ। मैं वहां पे सेकेंड हैंड कार को बेचता हूँ। और आप लेटर सपोज सेकेंड हैंड कार को खरीदने मेरे पास आए हो। तो जो सेकेंड हैंड कार यहाँ पे खड़ी है ना, तो इसमें बाहर से एक्सटर्नली क्या सब प्रॉब्लम है वो तो मुझे भी पता है और आप भी देख पाओगे। लेकिन इंटरनली क्या सा प्रॉब्लम है वो बस मुझे ही पता होगा, आप नहीं देख पाओगे। तो इस पर्टिकुलर कार पे एक्सटर्नली और इंटरनली सारी इंफॉर्मेशन को देखे तो मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन है इन कंपेयर टू आपको। ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। आप इसको कैसे ठीक करेंगे? और भी कई सारी चीजें होती है, और भी, जैसे लेटर सपोज, कहने का मतलब ये है, लेटर सपोज मान लेते हैं, और एग्जांपल में लेता हूँ, मान लेते हैं कि ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ और मैं ना क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को जॉब देने के लिए, मतलब मैं आप लोगों को हायर करने के लिए आपके कॉलेज में, या लेटर सपोज आपने एप्लीकेशन डाला था, आपको इंटरव्यू के लिए मैंने बुलाया। अब ना मुझे ये पता नहीं है एक्चुअली में कि आप स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, या फिर आप कितना पढ़े हो। लेकिन आपको तो पता है ना कि आप स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। तो मेरे पास थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए? तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहते हैं असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आप कितना स्किल्ड हो, बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन का। इसको आप कैसे ठीक करोगे? सिंपल सी बात बताओ, सिग्नल देकर। सिग्नल सिग्नल कहने का मतलब कौन सा सिग्नल?
मतलब अपने मार्कशीट को दिखाओगे कि देखो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर डिग्री करके आया हूँ, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वो डिग्री मेरे को बताएगा कि आप कितना स्किल्ड हो। तो आपने डिग्री दिखाकर एक सिग्नल दिया। क्लियर है। जैसे कार मार्केट की मैं बात करूं, तो मैं कंज्यूमर को कैसे बताऊंगा कि ये कार इंटरनली भी बढ़िया है। तो अगर मैं अगर इस कार को कंज्यूमर को कुछ इस बात को कह के दूं कि 5 साल का गारंटी है, कुछ भी होगा लेके आना, तो ये एक तरीके से सिग्नल मैं दे रहा हूँ ना कि ये कार बहुत बढ़िया है। तो सामने वाले को एग्जैक्टली पता नहीं होता था, लेकिन मैं सिग्नल दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर सामान को समझते हो वो अच्छा है, वो अगर अच्छे ब्रांड का हो वो भी आप समझ पाते हो कि अगर अच्छा ब्रांड है, अच्छा पैसा लिया है, तो मतलब अच्छा ही सामान देगा। और कैसे कर सकते हो, तो मान लेते हैं अगर किसी पर्टिकुलर सामान पे कोई रूल एंड रेगुलेशन हो गवर्नमेंट का कि इससे तो खराब होना नहीं चाहिए, या ये खाने वाला सामान है तो इसमें इतना ये चीज तो होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें हैं असिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन को ठीक करने का। देखो मैंने क्या लिखा है, इसमें आपको थोड़ा ऐड क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे asymmetrical information occur when one party has more or better information than the other। ठीक है, this often leads to market failure, specifically adverse selection और moral hazard। क्लियर है, ये तरीके से एडवर्स सिलेक्शन और मोरल hazard का प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक तो सिग्नलिंग करके ठीक कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। रेपुटेशन एंड ब्रांडिंग से भी पता चलता है कि सामान सही है कि खराब है। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से भी पता चलता है। अब इसी चीज को आप एक बार अपने बुक में देखना, अगर यही चीज मेंशन है तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप बुक से लिख लेना। मस्ट प्रिफर योर रीडिंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा और इजी वे में कुछ लिखा हो, तो वो बेटर है ना आपके लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये पेज नंबर था 14, पेज नंबर 15 देखो, हु बहू मेरे प्रीमियम वाली पीडीएफ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। और कितने का पूछा गया, तो सीधा 8 नंबर का। क्या क्वेश्चन देखे, कहता सपोज दैट मार्केट फॉर अ शॉप इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। मतलब डिमांड सप्लाई दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आप सप्लाई डिमांड फंक्शन दे रखा है, क्या बोलता है आपको, कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम प्राइस, क्लास 11th में लेके चला गया। डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेट करोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आ जाएगा। फिर बोलता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 40 किस पे, सेलर पे। सेलर पे टैक्स लगाया तो कौन चेंज होगा, सप्लाई फंक्शन चेंज होगा। सप्लाई फंक्शन के प्राइस में क्या होगा, -40 होगा। ये सब आना चाहिए, बेसिक है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किस पे, सेलर पे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, नया इक्विलिब्रियम निकालिए और बताइए कि क्या होगा, व्हाट हैपेंड टू द प्राइस बाय रिसीव्ड बाय द सेलर, प्राइस पेड बाय द बायर एंड क्वांटिटी सॉल्व। ठीक है, और आप डेड वेट लॉस भी बताइए कितना होगा। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपने ये तो कर ही लिया होगा एटलीस्ट, ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं। तो मैंने ये लिखा डिमांड, ये लिखा सप्लाई। इस डिमांड को पहले इनिशियली बनाए, कैसे बनाए, एट पी इक्वल टू 0 पे क्वांटिटी आप 200 लोगे, और एट क्यू इक्वल टू 0 पे प्राइस की वैल्यू 200 आएगी। तो इस 200 वाले इंटरसेप्ट को मिलाकर मैंने डिमांड कर्व बना लिया। और क्यू एस इक्वल टू 3 पी, इससे मैंने एक नया इक्विलिब्रियम सप्लाई कर, मतलब एट पी इक्वल टू 0 पे क्यू भी 0 होगा। ये एक सप्लाई कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जहां से ये सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इक्वेट कर रहे हैं, तो क्यू डी क्यू एस को मैंने इक्वेट कराया। और नया जो इक्विलिब्रियम मतलब पी स्टार एंड क्यू स्टार मैंने निकाला, 50 पी स्टार क्यू स्टार 150। ये रहा 150 क्यू स्टार पी स्टार 50। क्लियर है, अब आगे देखिए, कहता है, क्या कहता है भाई, नो गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स 40 ऑन सेलर। अगर सेलर को लगाएगा तो सप्लाई फंक्शन चेंज होगा, प्राइस 40 से सप्लायर के लिए कम हो जाएगा। तो नया सप्लाई फंक्शन बनेगा ये। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास नया प्राइस आ जाएगा। इक्वेट करने के बाद जो भी प्राइस की वैल्यू आती है, अगर वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम से बड़ा नंबर आ रहा है, इट मीन ये प्राइस किसके लिए है, प्राइस फॉर बायर, ये प्राइस पेड करेगा बायर। और क्वांटिटी कितना है, ये तो मैंने बोला जो प्राइस पे करेगा बायर वो है 80, साफ साफ दिख रहा है। और प्राइस रिसीव्ड सेलर को कितना मिलेगा, तो सेलर को 80 आएगा, बट उसमें से वो 40 टैक्स दे देगा, तो बचेगा उसके पास 40। तो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर इज 40। क्लियर है। अच्छा, जो नया सप्लाई मैंने बनाया था, उस नए सप्लाई को मतलब इस वाले को मैंने क्या किया, एक तरीके से जब डायग्राम पे प्लॉट किया तो न्यू सप्लाई करवा गया। जहां पे साफ साफ देख सकते हो, अगर एट पी इक्वल टू 40 तो क्वांटिटी की वैल्यू 0 होगी। पी के 40 पे 40 की 120 माइनस 120 0, मतलब पी इज इक्वल टू 40 पे क्यू की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने इस रेफरेंस को लेकर डायग्राम बनाया। एट पी इक्वल टू 40 पे क्वांटिटी 0 होगा, और फिर अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम। अब ये नया सप्लाई और पुराना डिमांड जहां पे इक्वेट किया है, इन दोनों के इक्वेशन से देखो प्राइस आया था 80, दैट इज प्राइस पेड बाय द बायर।
और इन दोनों के से आया था मेरे पास क्या क्वांटिटी, नया वाला 120। इसमें से मैं 40 में माइनस कर दूंगा 80 में से, तो जो आएगा 40, दिस इज द प्राइस रिसीव्ड बाय द सेलर। समझ में आया? और ये क्या है, ये है टैक्स साइज। और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज द डेड वेट लॉस। क्लियर है? बेसिक सबको पता है। अब ये ट्रायंगल कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, ये वाला अमाउंट, इसको बोल देंगे बेस, लेटर सपोज। और बेस कैसे निकलेगा, 80 में से 40 को माइनस कर दो, तो ये मैग्नीट्यूड 40 है, टेक्स्ट साइज इज द बेस। और हाइट क्या होगा, तो पुराना वाला जो था आपके पास और नया वाला, इन दोनों का डिफरेंस, पुराना वाला क्वांटिटी और नया वाली क्वांटिटी का डिफरेंस, दिस इज दी हाइट। तो कहने का मतलब, जब मैं डेड वेट लॉस निकाल रहा हूँ, तो 1/2 इंटू टेक्स साइज इंटू में दिस, 1/2 टेक्स साइज ये है, और जो आपके पास पुराना और नया वाला जो बेसिकली क्वांटिटी था उसका डिफरेंस निकाला, और 600 रुपये का मेरे पास डेड वेट लॉस आ गया। क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट दी बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर ऑफ 2024। टेक्निकली इसको 2024 नहीं कह सकते, 2025 ही कहेंगे, क्योंकि 2025 की जनवरी में पेपर आया था। पेपर क्वाइट सिंपल था, और ऐसा मतलब कहने का मतलब ये कि एवरेज तो था, डेफिनेटली इतना टफ नहीं था। आराम से जो बच्चा मेहनत किया होगा, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, सोचो आप। आपके पास कितना क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए, सातों को सातों क्वेश्चन आपके पास क्या थे, सिंपल ही तो थे कि मुश्किल थे? सोच के बताओ। चलो सोचो, इतना छोड़ो। 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने थे, मतलब 126 में से आपको 90 का ऑप्शन, इतना ऑप्शन दिया। तो कितना ऑप्शन दिया, मतलब एक तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जामिनर होंगे, उन्होंने आप लोगों को 36 का मार्जिन दिया, मतलब दो डिफरेंट क्वेश्चन। वही आप एमएमई का पेपर निकाल कर देखो, स्टेट्स का पेपर निकाल कर देखो, 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10-10 नंबर का, उसमें से 9 करने हैं, एक ही ऑप्शन देगा एक्स्ट्रा करने का, मतलब 90 नंबर का तो लिखना है, और एक आपको 100 नंबर का पेपर मिला है, तो किसी एक ही क्वेश्चन को आप बस छोड़ पाओगे। यहाँ तो 90 नंबर का लिखना है और 126 का दिया है। तो माइक्रो क्या है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, सेमेस्टर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले पुराना वाला सेमेस्टर वन, मतलब पुराना वाला पेपर आप जब देखोगे, तो और भी अच्छा अच्छा पेपर आता था। और क्योंकि ये सेमेस्टर वन में ना माइक्रो इजी होता है, इजी इन द सेंस कि ठीक ठाक होता है। एमएमई स्टैट्स थोड़ा मुश्किल होता है। सेमेस्टर टू ऑनवर्ड्स जो है, फिर माइक्रो भी रंग दिखाएगा, मैक्रो भी रंग दिखाएगा अपना, बहुत टफ रहेगा। तो बस इतना ही सजेशन होगा कि जो आप सेमेस्टर वन में जो आपने गलती किया है ना, घूमने फिरने का, इधर उधर करने का, उसको थोड़ा कम करके सेमेस्टर टू में शुरुआत से पढ़ना। चलिए, बाकी पेपर हो चुका है आपका। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड किसी को कोई डाउट हो तो आप बेसिकली डाउट भी पूछ सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय एवरीवन। जल्दी मिलते हैं सेमेस्टर टू के पहले क्लास में।